नमस्कार। इस वक्त पूरी दुनिया में हमारी सदियों पुरानी सभ्यता और संस्कृति का जो चेहरा दिखाई दे रहा है वो ऐसा नहीं है जिसे संस्कारी कहा जा सके किसी भी निगाह से, किसी भी तरीके से। बहुत ही कुरूप चेहरा है ये, जहाँ कोई किसी की मदद को तैयार नहीं है। जब सरकारों ने अपना दामन झाड़ लिया है, खासकर केंद्र सरकार ने, जहाँ सिर्फ लोग ही लोगों के काम आ रहे हैं, हर कोई आत्मनिर्भर है, अपने अपने सर पे ज़िंदा है, अपने अपने घर वापस जाना चाहता है, ना सरकार की तरफ से मदद मिल रही है और ना कहीं और कोई चारा है, ना उनके जहाँ पर भी वो काम करते थे। लाखों की तादाद में मज़दूरों का वापस जाना अपने अपने घरों को अभी भी जारी है। इस दौरान जो राजनीति होती है, एक तो उच्च स्तर की राजनीति होती है, एक नीच स्तर की राजनीति होती है, एक निम्नतम स्तर की राजनीति हुई, एक गिरी हुई राजनीति होती है। लेकिन राजनीति, इन तमाम राजनीति को करने के जो अंदाज होते हैं, दर्जे होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। जैसे आला दर्जे की राजनीति भी होती है, हाँ, मीडियोकर राजनीति भी होती है, अनाड़ियों वाली राजनीति भी होती है। इस वक्त आला दर्जे की गिरी हुई राजनीति चल रही है। मसला ये है कि मज़दूरों को घर जाना है, पैदल चले जा रहे हैं, क्योंकि ना केंद्र सरकार की तरफ से ना राज्य सरकारों की तरफ से इंतज़ाम किए गए बसों के। मैं यूपी की बात भी कर रहा हूँ, मैं और राज्यों की बात भी कर रहा हूँ। जगह जगह पर प्रवासी मज़दूर अटके हुए हैं। दक्षिण भारत से लेकर दिल्ली तक मज़दूर जो हैं, प्रवासी मज़दूर जितने भी हैं, वो सब बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, ज़्यादातर झारखंड, इन इलाकों से आए हैं। बेचारे पैदल चले जा रहे हैं। ऐसी ऐसी कहानियाँ देखने में सामने आ रही हैं। एक लड़की अपने पिता को, जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, साइकिल पर 1300 किलोमीटर दूर ले गई अपने घर। एक माँ, बुज़ुर्ग माँ है, वो दादी लगी हमें तो, एक सूटकेस खींचती हुई जा रही है और बच्चे को सूटकेस पे सुला रखा है। उसके अलावा ट्रेन से लोग कट कर मरे हैं, जो कंटेनर हैं उससे लुढ़क कर लोग मरे हैं, जो कंटेनर गिर गया उन पर। उसके अलावा हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये मज़दूर हिंसक भी हो गए हैं। राजकोट में हुए हैं, सूरत में हुए हैं, अहमदाबाद में हुए हैं, और भी कई जगह हुए हैं। सब घर वापस जाना चाहते हैं। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर इतनी बड़ी तादाद में भीड़ दिखी है, ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा पलायन हो रहा हो, बहुत बड़ा एक्सोडस, अंग्रेजी का शब्द है, वो हो रहा हो। लेकिन सरकारों के बस का नहीं है, या तो खासकर केंद्र सरकार के, या उन्होंने अपने हाथ धो लिए हैं, वो कुछ नहीं करना चाहती हैं। ऐसे में राजनीति तो हर कोई करता ही है, हर पार्टी करती है। कांग्रेस को मौका मिला तो इसने, क्या नाम है इनका, प्रियंका गांधी ने ऐलान कर दिया कि हम 1000 बसें भेज रहे हैं इन मज़दूरों को यूपी ले जाने के लिए, मुख्यमंत्री हमें कृपया इजाज़त दें। अब 1000 बसें कह तो दी, लेकिन इन्होंने मीन में निकालनी शुरू कर दी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि ये 1000 बसें नहीं हैं, ये 879 बसें हैं, और इसमें से कुछ स्कूल बसें और ज़्यादा, 57 या 67 स्कूल बसें और हैं। उसके अलावा कुछ एम्बुलेंसेस हैं, कुछ 4 व्हीलर्स हैं, गाड़ियाँ। अरे भाई, जितनी भी हैं भेजी तो हैं। गाज़ियाबाद बॉर्डर पर भेजी है, नोएडा बॉर्डर पर भेजी हैं, राजस्थान बॉर्डर पर हैं ताकि आगरा डिस्ट्रिक्ट में जा सकें। भेजी तो हैं। आप खुद अपनी बसेस नहीं भेज रहे हैं, इनको तो इस्तेमाल कीजिए। लेकिन नहीं, कांग्रेस का अपर हैंड हो गया। तो आज प्रियंका गांधी भी कुछ बोली इसको लेकर कि हमने तो सेवा भाव से भेजी हैं और आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसे कहते हैं वो राजनीति जो एकदम सबसे निचले स्तर की राजनीति हो, लेकिन जिसका दर्जा बड़ा आला हो। अब योगी आदित्यनाथ को क्या ये समझ में नहीं आ रहा, मुख्यमंत्री को, कि ज़रूरत क्या है इस वक्त? ज़रूरत ये है कि जो मज़दूर हैं वो अपने अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं। बहुत लोग पहुंच भी चुके हैं, बिहार में भी पहुंच चुके हैं, बंगाल तक भी पहुंच चुके हैं, उड़ीसा, झारखंड तक भी पहुंच चुके हैं। आप कब तक रोकोगे इन्हें? यूपी में भी बहुत जगह पहुंच चुके हैं। अगर आप खुद नहीं कर सकते हो, कहा था कि 3000 बसें लगाई जाएंगी, फिर कहा गया 12000 बसें लगाई जाएंगी, लेकिन कोई बस नहीं लगाई गई यूपी सरकार की तरफ से। अगर आप खुद नहीं कर सकते हो, बसें खड़ी हैं बॉर्डर्स पर, मज़दूर भी वहाँ पर खड़े हैं, ऐसे में भी ऐसी राजनीति, सबसे निचले हुए गिरे स्तर की राजनीति। ये कहा जा रहा है कि फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाइए, रजिस्ट्रेशन दिखाइए, गाड़ी के सारे कागजात देखे जाएंगे। सारी गाड़ियाँ जितनी भी हैं, ये जो 900 के करीब गाड़ियाँ, इनको लखनऊ भेजिए
वहाँ इनकी चेकिंग की जाएगी। अरे भई आप यहाँ आकर चेकिंग कर लो। 900 बसें वहाँ भेजने के बजाय, खाली भेजने के बजाय, मतलब कितना सियाना फैसला है। न जाने किस नौकरशाह ने, किस ब्यूरोक्रेट ने दिया ये सलाह उनको कि 900 खाली बसें चली जाएं लखनऊ दिल्ली से। लोग ना जाएं उनमें, क्या करने, सिर्फ कागज़ दिखाने हैं। आप अपने अफसरान भेज दीजिए ना बॉर्डर पे, यहाँ पर आकर चेक कर लें, मजदूर भी यहाँ है, बसें भी यहाँ हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर भी राजनीति करनी है। उधर कांग्रेसियों को अपना एक पुनर्विष्कार करने का मौका मिल रहा है इससे। एक उनके यूपी कांग्रेस के जो एक अध्यक्ष हैं, क्या नाम है उनका, अजय कुमार लल्लू, और प्रियंका गांधी के सेक्रेटरी संदीप सिंह, इन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है मंगलवार को। और 1000, साथ में ये कहा जा रहा है कि कहा तो 1000 था, दी 1000 नहीं। अरे जितनी भी दी, बसें वहीं खड़ी हैं, मजदूर भी वहीं हैं। उसके अलावा एफआईआर में जो चार्जेस लगाए गए हैं लल्लू और सिंह पर, संदीप सिंह पर, वो ये है कि मतलब चीटिंग और फोर्जिंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब धोखाधड़ी और जालसाजी, दस्तावेज़ की जालसाजी, ये आरोप लगाए गए हैं। और साथ में ये कहा गया कि लिस्ट में ऐसे वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, इंश्योरेंस पेपर्स नहीं है, और कांग्रेस पार्टी मजदूरों की जान से खेलना चाहती है। हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, जब कुंभ का मेला होता है, जब पॉलिटिकल रैलियां होती हैं, जब 3000 बसें हायर की जाती है प्रधान सेवक की रैली के लिए, 11 ट्रेन्स हायर की जाती हैं, बसों की क्या उस वक्त फिटनेस वगैरह देखी जाती है? क्या सब ये ऐसा किया जाता है? क्या लखनऊ मंगाई जाती हैं सारी बसें चेक करने के लिए? हमारे पास हमें ये शब्द अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये और कुछ नहीं, ये ओछी राजनीति है। आप मजदूरों का हित देखिए, वो सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा आपके लिए वो होना चाहिए। आप ये भी देखिए कि जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, वो भी उपलब्ध हैं। प्रियंका गांधी भी कुछ बोली आज, उनको भी सुन लेते हैं। ज़रूरत ये है कि मजदूर भी वहाँ हैं, बसें भी वहाँ हैं, उनको उनके घर पहुँचाया जाए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि 17 तारीख को 500 बसें हमने गाज़ियाबाद बॉर्डर पे खड़ी की थी। अगर वो 500 बसें चली होती तो कम से कम 20,000 लोग घर सही सलामत पहुँच जाते। कल हमने 900 बसें, 500 बसें राजस्थान के बॉर्डर पर और राजस्थान यूपी के बॉर्डर पर, और 300 से अधिक बसें, जिनकी पूरी टोटल संख्या 900 के करीब थी, हमने गाज़ियाबाद बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे हमने उपलब्ध कराई। अब अगर ये बसें चली होती तो कल 36,000 और आज 36,000 लोग अपने घर के लिए सही सलामत सुरक्षापूर्ण रवाना हो जाते। लेकिन हम इस राजनीतिक सिलसिले में उलझे रहे। उन्होंने कहा कि लिस्ट गलत है, कुछ ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम बसें हमारी पहुंच गई हैं। कल 4 बजे से हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी थी, उनको आगे परमिट, यूपी के जहाँ पे उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हमें गाज़ियाबाद और नोएडा में 2 पॉइंट्स दिए थे, यहाँ तक पहुँचाइए, वहाँ जाने का परमिट ही नहीं दे रहे हैं यूपी के अंदर। तो बसें खड़ी रहीं, आज भी खड़ी हैं। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, 4 बजे 24 घंटे हो जाएंगे कि ये बसें उपलब्ध हैं। अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल करिए, हमें अनुमति दीजिए। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई हैं तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने दें। क्योंकि जब तक हम इस राजनीतिक उलझन में पड़े रहे हैं ना, जब तक आप अजीब अजीब से बयान दे रहे हैं और तमाम इश्यूज उठा रहे हैं, तब तक हम कम से कम 92,000 लोगों को घर पहुंचा सकते थे। और वही 92,000 लोग आज धूप में चल रहे हैं, उनके सामने तमाम मुसीबतों को झेलते हुए चल रहे हैं। तो मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहती हूँ, हमारी बसें वहाँ पे 4 बजे तक खड़ी हैं, आपको इस्तेमाल करनी है तो आप हमें परमिट दीजिए, अनुमति दीजिए कि हम उनका संचालन कर सकें। अगर आपको नहीं इस्तेमाल करनी है तो भी कोई बात नहीं, हम उनको वापस भेज देंगे। हमने 3 दिन पहले भी वापस भेज दिया था 500 बसों को, हम वापस भेज देंगे। जिस तरह से हम लोगों की मदद कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे लोग हर ज़िले में, हर शहर में, हमारे कार्यकर्ता
प्रवासी भाई बहनों के और लॉकडाउन और महामारी से जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं, उस तरह से हम करते रहेंगे। हमें कोई परवाह नहीं है कि आपकी बसें हैं या हमारी बसें, हम सिर्फ एक सेवा भाव से मदद करना चाह रहे थे। इस वक्त एक और विवाद पैदा हो रहा है सीमा को लेकर, सरहद को लेकर। वो भी ऐसे समय पर हो रहा है जब हमारे देश के भीतर ही एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है। ऐसा क्राइसिस, ऐसा संकट जो हमने पहले कभी नहीं देखा। हम सब जानते हैं कोरोना वायरस का असर क्या हो रहा है। करीब 50-55 दिन का लॉकडाउन जिसने हमारी पटरी से उतरी हुई अर्थव्यवस्था को और भी नीचे उतार दिया है, बर्बाद कर दिया, कमर तोड़ दी उसकी। उसके अलावा कोरोना केसेस में बढ़ोतरी बावजूद लॉकडाउन के, तो ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। लॉकडाउन की वजह के कारण ना तो कोरोना केसेस में कमी आई है और बल्कि अर्थव्यवस्था का नुकसान और हुआ है। इतने बड़े नेशनल क्राइसिस में एक और विवाद खड़ा हो रहा है हमारी सरहद पर, चीन, नेपाल और भारत को लेकर। अब ये क्या विवाद है मैं आपको छोटा जल्दी से बता देता हूँ। हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि 2 हफ्ता पहले पेंगोंग त्सो एक झील है जो पूर्वी लद्दाख में है। तो इसका जो पश्चिमी हिस्सा है भारत का, उस पर दावा है। पूर्वी हिस्से में चीन का दावा है। चीन तो खैर कुछ और मानकर चलता है। पश्चिमी हिस्से में 45 किलोमीटर का जो है स्क्वायर किलोमीटर का, उस पर भारत का दावा है। तो वहाँ पर 2 हफ्ते पहले भारतीय और चीनी फौजों में झड़प हुई थी, हाथापाई हुई थी, हथियार इस्तेमाल नहीं हुए थे, जिसमें चोट आई थी उनको भी, हमारे लोगों को भी चोट आई थी। और 2 दिन तक ये लगातार हाथापाई चलती रही। क्यों? क्योंकि हम एक सड़क बना रहे हैं वहाँ पर, जहाँ हम मानते हैं कि हमारा हिस्सा है झील का, वहाँ तक जाने के लिए सवारी गाड़ी जा सके, व्हीकल जा सके, हम सड़क बना रहे हैं। इस पर चीन ने एतराज़ किया और हम दोनों फौजें आपस में भिड़ गई थी। ये 2 हफ्ते की बात है। अब क्या हो रहा है, चीन ने झील में जो अब उसकी पेट्रोल बोट्स हैं, मोटर बोट्स जो हैं, उनकी मौजूदगी 3 गुना कर दी है। पहले 3 थी, अब 9 कर दी है। हमने भी उसी तादाद में अपनी पेट्रोल बोट्स बढ़ा दी हैं। हमारी भी उतनी ही बोट्स हैं या उससे ज़्यादा हैं। ठीक है। अब हो क्या रहा है कि क्लेम, जो दावे हैं, वो ठोके जा रहे हैं इस वक्त एक दूसरे के बाद एक। ठीक है। लोगों का मानना है, जो हमारे विशेषज्ञ हैं, कि ये जो वहाँ पर हो रहा है इस वक्त, इससे जो पूरी की पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल है चीन के साथ, जो पूरा बॉर्डर है, जिसमें बहुत सी विवादास्पद जगहें भी हैं, मकमहोन लाइन को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हैं। और 1962 की जंग भी वहाँ पर हुई। फिर उसके बाद राजीव गांधी के वक्त पर कुछ हुआ था जिसमें चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया था, जिसका जिक्र नहीं होता है, बहुत कम। 2 साल पहले डोकलाम में हुआ, आपके सामने है। अब ये चल रहा है। और चीन ने आरोप ये लगाया है कि भारतीय फ़ौज जो है, हमारी फ़ौज, वो उसके इलाके में चली गई, घुस गई, और उनकी पेट्रोल, जो उनकी टुकड़ियां हैं, जो गश्ती टुकड़ियां, उनके काम में रुकावट डाल रही हैं। ठीक है। और वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, एक्चुअल कंट्रोल जो है, उसमें सिक्किम और लद्दाख इस तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्री से छेड़खानी कर रही हैं, इस तरफ से। बहरहाल हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसने इस बात से इनकार किया है और ये कहा है कि इस बात से बिल्कुल इनकार किया है उधर। लेकिन चीन का प्रोपेगेंडा भी जारी है और हमारे आर्मी ऑफिसर्स का ये कहना है कि जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा है, ये गर्मियों के महीने की रूटीन रेगुलर एक्सरसाइजेज होती है। ये ग्लोबल टाइम्स उनका एक है अखबार, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का माउथ पीस है। जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ भी बहुत से माउथ पीस हैं, सरकारी और गैर सरकारी दोनों पार्टियों के भी हैं। और उनका है ग्लोबल टाइम्स। उसका कहना है कि एक इतना बड़ा, मतलब अर्थव्यवस्था का संकट झेल रही भारत सरकार इस वक्त सपने देख रही है कि वो जो पूरे दुनिया में चीन का रोल है इंडस्ट्रियल चेन में, उसमें वो अपना हिस्सा, अपना हक, वो अपना हिस्सा ले पाएगी। और जो भारत की, उत्तर भारत की एक राज्य है उत्तर प्रदेश, वो तो एक इकोनॉमिक टास्क फोर्स भी बना रही है ताकि जो चीन में कंपनियां हैं उनको भारत लाया जा सके।
ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाम ख्याली है और ये सिर्फ दिन में सपने देखने जैसा है, ये ग्लोबल टाइम्स का कहना है। बहरहाल नेपाल उधर से बोलना शुरू हो गया है। अब इसका जो जिम्मा है वो हम पर आता है। नेपाल जैसा देश जो हमेशा भारत के साथ रहा है, हमने उसे चीन को तोहफे के तौर पर दे दिया है। जब हमने उनकी सप्लाईज बंद करी थी करीब 1.5-2 साल पहले, तो विद इन डेज, कुछ ही दिनों में चीन ने अपनी सारी सप्लाईज वहाँ भेजनी शुरू कर दी थी। अब सामरिक तौर पर नेपाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, है, वो बफर है हमारे और चीन के बीच में, लेकिन हमने एक तोहफे की तरह उसको दे दिया है। तो नेपाल के प्रधानमंत्री का कहना है कि हम जो सड़क बना रहे हैं वहाँ पर एक मानसरोवर की तरफ जाने के लिए, उनका कहना है कि ये हमारा इलाका है, जबकि है इलाका हमारा, भारत का ये कहना है। और नेपाल के प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि हमारा नया नक्शा, उन्होंने एक नया नक्शा बनाया है, उसमें नए नक्शे में ये जो इलाके हैं, ये इलाके हैं लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी। इन 3 इलाकों को नेपाल ने अपना बताया है, जबकि पारंपरिक रूप से भारत के इलाके रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री का ये भी कहना है कि इन भारत से आया हुआ जो कोरोना वायरस है वो चीन से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। क्यों? उन्होंने अपनी कुछ विपक्षी पार्टी का भी जिक्र किया कि हमारे नेता ही कुछ लोगों जो भारत से लोगों को लेकर अंदर आते हैं, स्मगल करते हैं, वो कोरोना वायरस लेकर आए हैं। सवाल ये है कि हमारे जो आला दर्जे की राजनीति की बात मैं कर रहा था, अब आला दर्जे की कूटनीति इस नीचे इतने स्तर पर क्यों आ गई है कि हमारे अपने ही पड़ोसी ममालिक जो हैं, पड़ोसी देश जो हैं, उनसे रिश्ते बिगड़ चुके हैं, नेपाल जैसे देश से भी बिगड़ चुके हैं। ये हमारे लिए सोचने की बात है। दूसरी बात, हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारा असली संकट जो है वो आर्थिक संकट है और कोरोना वायरस है, और जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, जो घर जाना चाहते हैं मजदूर, वो संकट है हमारा। हम उम्मीद करते हैं कि इसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, चीन पे जो भी हो रहा है, चीन और नेपाल के साथ ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ध्यान पूरा फोकस्ड रहेगा यहाँ भारत की अंदरूनी समस्याओं पर ही, और मीडिया भी खामखा में जो असली समस्या है यहाँ की इस वक्त, कोरोना वायरस, उसका असर, लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पर असर, और लाखों की तादाद में जो प्रवासी मजदूर वापस जा रहे हैं, उन पर से ध्यान नहीं हटाएगा। और चीन, नेपाल और भारत जो थोड़ा बहुत तनाव है, उसको ध्यान भटकाने का मुद्दा नहीं बनाएगा, हम उम्मीद करते हैं, और ना ही सरकार बनाएगी। नमस्कार। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है, हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।